हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एसएससी जीडी 2023 जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। वही टॉपिक आपके पास फिर सामने हम लेके आए हैं कि कैसे किस तरह के बेस पर किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्ज़ाम में मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वही आपके सामने वीडियो है कि किस तरह के क्वेश्चन किस लैंग्वेज में और किस टाइप में कि कितने बेस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज 2 तारीख है, 2 फरवरी आज है। 2 फरवरी आज तो है ही है, जिसका 3 फरवरी हो, 4 फरवरी हो, 5 फरवरी हो, 6 फरवरी में हो, जिसका पेपर है वो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख कर जाएं। और किसी का ज़्यादा दिन गैपिंग है, अभी ज़्यादा दिन पेपर बाकी है देने में, जैसे 10 फरवरी को 11-12 में जिसका हो या 5 फरवरी को हो, तो चैप्टर वाइज वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से ज़रूर पढ़ सकते हैं। वो आपको कहाँ पर मिलेगा हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। जैसे जब आप कोई एक वीडियो सेलेक्ट करेंगे, कोई एक वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जब चलना स्टार्ट होता है तो देखते हैं आप कि यहाँ पर वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है और नीचे लिखा रहता है टाइटल। टाइटल का मतलब होता है कि किस बेस पर वीडियो दिया गया है, किस टाइप का वीडियो है, डांस का है कि किसमें कई वीडियो है, तो यहाँ पर लिखा होता है। इसी के बगल में ऐसे बना होता है बी, बैन वाला बी। इसी पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा। या किसी के मोबाइल में बी बना रहता है और किसी किसी के मोबाइल में मोर लिखा रहता है। समझ में आ रही है ना। मोर वो कहाँ पर रहेगा, लमसम यहाँ पर रहता है। यहाँ पर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। समझ में आई ना बात। यहाँ पर भी हो सकता है। जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट में जाए। अब प्ले लिस्ट में कहाँ पर आपको मिलेगा, जो जैसे ये वीडियो चलना स्टार्ट हो यहाँ पर एक लोगो होता है। लोगो का मतलब होता है जो वीडियो में बनाया जाता है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा एक लोगो लगा होता है, तो हमने एक बैनर का, एक पोस्टर का लोगो लगाया। जब आप उस पोस्टर का इस लोगो पर क्लिक करेंगे, इस लोगो पर दबाएंगे, तो तुरंत आपका प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्ट प्ले लिस्ट पूरा वो खुलकर आ जाएगा। तो वहाँ से आप प्ले लिस्ट जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो समझ में आया होगा आज क्वेश्चन। आज कैसे क्वेश्चन लेके आए हैं देखते हैं कि आज 2 तारीख भी है। देखते हैं कि 2 तारीख तो है ही है, लेकिन 1 तारीख का ये क्वेश्चन है। 1 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। आज 2 फरवरी है, तो जिसका 2 फरवरी है में पेपर है वो, और जिसका 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी है, वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख कर जाएँ। अन्यथा बाद में आप आएंगे तो वीडियो देखेंगे तो बहुत पछताएंगे कि हमने एग्ज़ाम से पहले वीडियो देखकर नहीं गए थे। ठीक, तो इसलिए आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख के जाना है। एक जो क्वेश्चन है इसी के लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम अपने लक से नहीं बनाए हैं, ये इसी तरह इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक, लेकिन संख्याएं चेंज करके रखें। संख्याएं ये नहीं था, क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था ये संख्याएं नहीं दी गई थी। समझ में आ रही ना। ये संख्याएं हम अपने लक्ष्य रखे गए हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज लिखी गई है ये एग्जाम का है। ठीक, तो एग्जाम में ऐसे ही इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और बीच में एक ना काटें। ये नहीं होता कि आप आधा वीडियो देखें, देखिएगा तो पूरा वीडियो देख कर चलें। ठीक, क्यों? क्योंकि एक आधा वीडियो देखेंगे तो आप पूरा मैटर समझ नहीं पाएंगे कि इस वीडियो में किस तरह का मैटर दिया गया है। इसलिए पूरा तरह से आपको वीडियो देखनी है। ठीक, तो हम स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, एकदम बेहतरीन से इसको हम समझेंगे। ठीक, एकदम बेसिक से क्या चीज़ होता है। ठीक, आज के बच्चे यही गलतियां करते हैं कि वो बेहतरीन से समझते नहीं, और जो एग्ज़ाम में जाते हैं पेपर देने तो समझे रहेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, रट लेते हैं क्वेश्चन को, या समझते तो हैं ही लेकिन ज़्यादा नहीं समझते हैं उसको। बस थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज चेंज कर दिया जाएगा तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार ये अब इसमें हम क्या चीज़ करें, ये कैसे क्वेश्चन लगाएं। तो
इसीलिए बच्चे को ध्यान से क्वेश्चन का मतलब समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या चीज़ निकालना है हमें। ठीक, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़ो और एक एक शब्द का मतलब समझें। क्यों? इसीलिए बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्यों पूरे नहीं हो पाते? इसीलिए ना, कोई कोई करता ही नहीं है। कोई एकदम अच्छे से समझता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसका अच्छा मार्क्स आता है। और जिसने हमने ये बताया, जिसने क्वेश्चनों का मतलब नहीं समझा, और क्वेश्चनों को क्वेश्चन जो है उसको समझना चाहिए। समझने का मतलब होता है गहन अध्ययन करो, उसमें गहन अध्ययन करो। ये नहीं होता हाँ हम सिर्फ देख लिया लगा लिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ करें, कैसे इसको लगाएं। जब आप उस क्वेश्चन का गहन अध्ययन करे रहेंगे तो एग्जाम में हो चाहे जहाँ पर भी हो, क्वेश्चन आराम से आपका लग जाएगा। और वो समय कैसे कम लगेगा, उस वो आप पर रिवीजन पर डिपेंड करता है। आप कितनी बार उस क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, जितनी बार करेंगे उतना ही कम समय लगेगा एक क्वेश्चन में हल करने में। ठीक, तो आप लोग रिवीजन कर कर जाएं, नहीं तो बहुत पछताएंगे कि एसएससी जीडी जो जितनी वैकेंसियाँ अब की बार आई हैं वो दोबारा वैकेंसियाँ आने का चांस भी नहीं है कि कब आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के वजह से इतनी वैकेंसियाँ आई हैं। इलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल 3 साल भूल जाओ फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी। इसीलिए जिसका पेपर अभी बाकी है वो ध्यान पूर्वक पढ़ कर जाएं। और हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट से या डिस्क्रिप्शन से ज़रूर पढ़ लें वहाँ से जाकर। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर लिखा, इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या हमने क्या बताया था? क्षेत्रफल या आयतन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो दिया होता है वही हमें निकालना होता है। पहले जो जो दिया है वही चीज़ हम निकालेंगे, बाद में जो कहेगा उसको निकालेंगे। ठीक, ध्यान से देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेमी है। तो आधार की त्रिज्या 8 सेमी है, तो इसका मतलब आर आपको दिया गया है ना, त्रिज्या आर है ना, त्रिज्या दिया गया है, तथा इसकी ऊंचाई 13 सेमी है। ऊंचाई 13 सेमी है, ऊंचाई कह रहा है ना, तो ऊंचाई 13 सेमी है, तो सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? और शंकु, क्या किसकी बात इसमें की गई? शंकु के आधार ना। तो हम पहले एक शंकु बनाते हैं, ध्यान से पूर्वक समझना है। देखिए हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल के तुरंत आपको बता सकते हैं, लेकिन समझना, अभी हमने आपको क्या बताया, समझना ज़्यादा प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आप समझेंगे नहीं क्वेश्चनों को तो एग्जाम हॉल में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और यही गलतियां करते हैं बच्चे, इसीलिए अधिकतर बच्चों की सिलेक्शन नहीं होता। इसीलिए नहीं, सब इसी तरह करने लगेंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना। क्यों सबका नहीं होता? इसीलिए क्यों? क्योंकि कुछ ही बच्चे सिर्फ ऐसा गहन अध्ययन करते हैं, इसीलिए सबका नहीं होता है। तो आप लोग गहन अध्ययन करें, एक एक चीज़ समझें। जैसे एक बार लगाए क्वेश्चन तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगे, फिर दोबारा जब लगाओ उसको कम समय में लगाओ ना। लेकिन एक बार उसको ज़्यादा समय में लगाओगे तो तुमको आएगा तो ना वो। वही के चक्कर में रहते हैं आप लोग कि जल्दी जल्दी लगा दो, जल्दी जल्दी आंसर आ जाए, तो जल्दी जल्दी में आंसर चला जाता भी है, आंसर गलत आ जाता है। इसीलिए जैसे ये क्वेश्चन हम लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन 1 2 3 मिनट 1 मिनट में आएगा। आने के बाद जब इसको दोबारा हम लगाएं तो 1 मिनट 1.5 मिनट में लाओ, फिर दोबारा जब क्वेश्चन लगाओ तो 1 मिनट में लगाओ। ऐसे किया जाता है। समझ में आई ना क्वेश्चन? ठीक, देखते हैं। शंकु दिया गया है तो ये शंकु बना लेते हैं। शंकु ऐसा ही तो बनता है ना, जोकर की टोपी की तरह ना। ये आपकी एक शंकु है। शंकु में त्रिज्या कहाँ पर होती है? ये, और जिसे कहते हैं आर है, एक्स नहीं बनाना। ठीक, आर है।
आर है। और ऊंचाई कहाँ पर होती है आपकी, ये होती है। समझ में आई ना बात, ये ऊंचाई होती है। और इसमें ये कौन सी ऊंचाई है जो ऐसी बनी है, इसमें ये कौन सी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। किससे, तिर्यक ऊंचाई, इसे हम लेंथ या एल से जानते हैं। समझ में आई ना बात, तिर्यक ऊंचाई है ना, इसे हम एल से जानते हैं ये। और ये सीधी ऊंचाई को एच से जानते हैं और त्रिज्या को आर से जानते हैं। ठीक, अब इसमें और कुछ है नहीं, केंद्र तो केंद्र ही होता है जिसे सी से जानते हैं। ठीक, अब क्या दिया गया है इसमें में, पहली बात तो, अब पहली बात तो क्या निकालना है हमें, किस चीज का उपयोग है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसका, शंकु का ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब ये ध्यान से देखें, यही चीज हमें निकालना है। तो ये चीज निकालने के लिए क्या दिया गया है, पाई है, आर का मान आपको पता है, लेकिन एल का मान नहीं पता। एल का मान नहीं पता तो हमें एल का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। निकाल लेते, इसमें क्या है, कुछ है नहीं है। एल का मान तो आपका क्या है, ऊंचाई कितनी दी गई, 13 सेंटीमीटर ये है। आर कितना दिया गया है, 8, तो एल क्या आएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजा दी होती, तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण ही तो निकालना है। तो एल बराबर आधा, ये लंब, लंब कितना है 13 का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार का मतलब आधार किस पर ये टिका हुआ, किस पर टिका हुआ है, यही तो आधार हुआ ना इसका, इस त्रिभुज का। इस इतने त्रिभुज में बता रहे हैं हम, ये त्रिभुज सिर्फ, ठीक, ये त्रिभुज का तो आधार यही तो हुआ ना, 8 आए, क्या आएगा, एल स्क्वायर बराबर 13 में 169 होता है ना, प्लस 8×64 होता है। एल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, 9×4 = 13, 9×4 = 13 की 3 हासिल आवा 1, 6×6 = 12, 12 की 3 13 की 3 हासिल आया 1, और 1 1 2, 233। अब एक बात देखते हैं कि ये 233 किसी से कट भी सकती है या नहीं, हमारे हिसाब से तो ये कटेगी नहीं। तो L बराबर हमें क्या निकल के आएगा यहाँ से, √233। ये आपका L का मान है। समझ में आई ना बात, ये आपका L का मान है, जो कि ये वाला L। तो क्या निकल के आया यहाँ पर, 233, ये वाला L। ठीक, तिर्यक ऊंचाई L, हमें अब इसी में मान रख लो। लेकिन एक बात और देखनी है आपको कि क्या आंसर किस अकॉर्डिंग पूछा गया है, क्या पाई है ना, पाई है तो हमें पाई में लाना पड़ेगा, या इनमें से कोई भी तो नहीं है ना। तो हम पहले पाई में ला कर देखते हैं कि पाई में आएगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले आंसर भी चेक किया जाता है कि आंसर किस अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। अब हमें इसको दशमलव यहाँ पर हम पाई का मान रख लेते तो आता ही ना, फिर उसको पाई का मान वापस करते तो कहीं हमारा आंसर आता। इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर चेक करो, आंसर किस में दिया गया है, भिन्न में है कि सही में है कि किस में है, उसी अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो जल्दी होगा ना। तो पाई का मान तो निकालना हमें धरना नहीं, तो ये हो जाएगा, आर का मान क्या है 8 हो जाएगा गुणा, एल का मान क्या है, एल का मान ये आया ना 233। अब ध्यान पूर्वक देखें, क्या इसमें कुछ ऐसा आपको आंसर में कहीं दिखाई दे रहा, हाँ ऐसा ही लिखा गया है। इसको हम सही से लिखते हैं, 8 पाई, देखिए पाई अलग है या 8 पाई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, 8 पाई रूट में 233, इसका मतलब 233। यही हो, और क्या है क्षेत्रफल, तो किस में रहेगा, सेमी स्क्वायर में ना, यूनिट भी ध्यान में रखना है ना हमें। तो यही होगा क्या आपका आंसर। तो आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, 8 पाई 233 रूट के अंदर
8 पाई 233, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको सही कर लेते हैं। क्या है? 8 पाई। समझ में ना? देखिए क्या था यहाँ पर, पाई और 8, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बीच में गुणा है, इसको फिर से करा कर लिख सकते हैं ना, 8 पाई। समझ में ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट सही है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन पर बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज आपका यही रहेगा। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्या है क्वेश्चन में? कुछ है नहीं है। 8, 5 तथा 10, 8, 5 तथा 10 में से प्रत्येक से, प्रत्येक का मतलब तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली 2 तथा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी दो संख्याओं के बीच का योग कितना होगा। इतना ध्यान में रखना, जो कि ये योग दिया है ना, ये अंतर भी पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। योग, ये योग पूछ रहा है, लेकिन अंतर भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक, और गुणनफल भी पूछ सकता है कि गुणनफल कितना होगा। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि विभाज्यता, कि जब दोनों संख्याओं को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये भी पूछ सकता है। समझ में आ रही ना? 4 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। समझ में ना? चारों तरह के क्वेश्चन आप बनाकर लगा सकते हैं। ठीक, कैसे? देखिए, 2 तथा 3 अंकों, इसका मतलब दो संख्या होंगी, और दो संख्याओं का योग ये पूछ रहा है। अंतर भी दो संख्याओं को कह सकता है, गुणनफल भी कह सकता है, और दोनों संख्याओं का शेषफल भी पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं से शेषफल बताएं। समझ में आ रही ना? तो ये होता है। अब क्वेश्चन है नहीं, कुछ ध्यान से देखते हैं हम। क्या है? 8, 5, 10 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली 2 तथा 3 अंकों की, दो, एक संख्या 2 अंक की होनी चाहिए, दूसरी संख्या 3 अंक की, और वो दोनों संख्याएं 8, 5, 10 से विभाजित होना चाहिए। तो ये बताएं कि एक संख्या 8, 5, 10 किससे विभाजित होती, इसका मतलब क्या हुआ? हमें जिससे विभाजित करना है उसी का एलसीएम, उसी का एलसीएम ही तीनों संख्या से विभाजित होती है। जैसे 8, 5, 10, तो इसी का एलसीएम ही इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगा, और ऐसी संख्या है नहीं है कि विभाजित हो। समझ में नहीं? 8, 5, 10, तो 8, 5, 10 का जब एलसीएम लेंगे, जो आएगा वही संख्या तीनों संख्या से कटेंगी वो संख्या। ठीक, ये इसका मतलब है। तो इसका हम पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक, एलसीएम बराबर निकालना है 8, 5, 10। तो एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ध्यान देखना है क्या है, किसका निकालना है? 8, 5 और 10 का। ठीक, आप जितनी हाली एलसीएम निकाल सकते हैं, ये भी मेथड देख लो, उसके बाद हम ट्रिक्स भी निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक, 2 चौके 8, ये नहीं कटे, 2 पंचे 10। ठीक, 4 से डायरेक्ट कर दो, क्या कोई मतलब है नहीं, तो आगे 4 एकम 4, 5, ओ सॉरी 5, ये 5। ठीक, अब 5 से काट लेते हैं हम, 1, 1, 1। ठीक, तो क्या आएगा? 5 चौके 20, 20 दूनी 40। एलसीएम बराबर 40। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, एलसीएम बराबर 40। ठीक, एलसीएम आपका 40 आया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? 2 तथा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बताएं, 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या बताएं। अब 2 अंकों की संख्या आपको बतानी है कि बड़ी से बड़ी, कि 8, 5, 10 से विभाजित होना चाहिए। बताएं, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या। तो ध्यान से देखते हैं, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना। ध्यान से देखते हैं कि जब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंकों की 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से ना। तो 10 से चलेगा आगे तक, तो बड़ी से बड़ी ना, तो 10 के नीचे
फिर 10 के नीचे तो होगा नहीं, 10 के ऊपर ही जाएगा। तो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी ना, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा है। बड़ी से बड़ी इसका मतलब बड़ी से बड़ी चलना में, जैसे इससे आगे मिल जाए तो नहीं मिलता, आगे चलो, ऐसे ही चलना है। तो सबसे पहली तो संख्या 40 ही तो है कि नहीं? 40 है ना। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। इसके आगे और भी हो सकता है, 40 दूना 80 भी हो सकता है। समझ में आई ना बात? 40 दूना 80 भी हो सकता है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखते, ये आया। ठीक, अब आगे चेक करते हैं। अब क्या कह रहा है? 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या बराबर। अब 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी चलना है हमें, तो चलते हैं बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या। तो आप बताएं, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी निकाल लेते हैं। देखिए 40 भी होगा, अब बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, तो 40 ले सकते हैं, लेकिन 40 नहीं लेंगे। क्यों? ध्यान से देखना, इसीलिए बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं। क्यों हमने 40 लिखा? इसीलिए कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो 40 नहीं होगा। क्यों? बच्चे पर गलतियां कर ले तो समझ नहीं पाते हैं कि बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका मतलब 2 अंकों की होनी चाहिए सिर्फ। 2 अंकों की 40 दूना 80, और 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 80 आएगा। क्या आएगा? बड़ी से बड़ी संख्या ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंक की होनी चाहिए, लेकिन 2 अंकों की संख्या 40 तो होती है, 40 तो है हमारी बड़ी से बड़ी, लेकिन 40 दूना 80 हो जाएगा ना। 80 एक संख्या है कि 80 से ये भी कटेगा, ये भी, तीनों संख्याएं 80 से 80 को काट सकती हैं। समझ में बात? तो ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। ठीक, हम 40 भी रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मतलब समझे। यहाँ पर क्या कह रहा था? जैसे यहाँ पर कहता 2 तथा 3 अंकों की बड़ी संख्या, 2 संख्याओं से भी बड़ी संख्या कहता तो 40 ले सकते थे, लेकिन बड़ी से बड़ी कह रहा है। तो क्वेश्चन मतलब समझो, शब्दों का मतलब समझो, ये जो शब्द लिखे गए हैं इनका मतलब समझिए। तो बड़ी से बड़ी, तो इसका मतलब 80 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की संख्या कह तो रहा ना, 2 अंकों की संख्या ये हुआ, अब 3 अंकों की संख्या निकालनी है, तो एलसीएम आपका क्या आया? 40। तो ध्यान से देखना है हम कैसे निकालेंगे कि एलसीएम तो आपका 40 आया ये। ठीक, ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये आपका रफकार है इस डिब्बे में। ठीक, हमने निकाला है 40, ये आया 40। अब आपको बताना है कि 40 का, और ये 40 8 5 और 10 से विभाजित हो जाएगी ये 40, लेकिन बड़ी से बड़ी 3 अंक की बतानी। तो आप बताएं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होता है ना। तो ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है कि नहीं? है ना। अब इससे छोटी हमें संख्या चाहिए, इसका मतलब इससे छोटी या यही हो, लेकिन 8 5 और 10 से विभाजित होना चाहिए फिर। तो ये क्या 5 से विभाजित होगा? नहीं। क्या 10 से होगा? नहीं। क्या 8 से होगा? नहीं होगा ना। तो इससे नीचे आना पड़ेगा। अब नहीं आया समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा है। दहाई की तरफ से लो, इधर से बाएं तरफ से 2 अंक, क्या है? 99। क्या है? 99। तो इस 4 में, इस 40 है ना, तो ये इस 4 में कितने से गुणा कर दें? कितने से गुणा कर दें कि 99 हो जाए या 99 से ज़्यादा हो जाए? ओ सॉरी, ज़्यादा नहीं, कम हो जाए ना, कम लाना है ना हमें, 4 अंकों में नहीं जाना है ना, 3 अंकों में। या तो 99 हो या तो 99 से कम हो, तो कितने से गुणा कर दें? तो मान लेते हैं यहाँ पर, यहीं पर देखो। ठीक, ये 40 है, हम 25 से मान लेते गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 100 ज़्यादा हो जाएगा ना। देखो
25 चौका 100। हमने क्या होता है, इस 4 में कितने से गुणा कर दें कि 99 से ज़्यादा ना हो। कम होगा चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 25 चौका 100 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम 24 बार ले सकते हैं नहीं, चलो 24 बार ले लेते हैं, 24 से गुणा कराते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, 4 चौक 16 6, यहाँ से लाया 1 और 4 दूनी 8, 8 1 9 1 0। हाँ, तो क्या आएगा 960। तो जो कि 3 अंकों की संख्या है कि नहीं है ना। इसके बाद ये 3 अंकों की संख्या है जो कि 8 5 10 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होते हैं वो गुणांक में चलते हैं। गुणांक में, इसका मतलब 40 दूना 80, 40 तिया 120, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं गुणांक में। ठीक, तो 40 हमें 40 24 में 960। तो ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आई है। ठीक, तो क्या आया आपका 960। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 960 है। इसके बाद बड़ी से बड़ी और नहीं मिलेगी कि 970 और 70 नहीं है, 960 के ऊपर आपका 8 5 10 से विभाजित नहीं होगी कोई भी संख्या। ठीक, तो ये आपका आया। अब ये क्या है, 2 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। अब इसी में आपका आंसर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 तथा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 2 संख्याओं के बीच का योग, 2 संख्याओं के बीच का योग, तो इनके बीचों का योग निकालना है ना। तो योग कर लेते हैं, कुछ है नहीं है, देखते हैं योग। ठीक, तो योग निकालते हैं तो योग क्या आएगा, 80 आएगा प्लस 960 आएगा। ठीक, 960 इसमें जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक, और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 में 6 जोड़ते क्या आएगा, 14 आएगा। 8 से 14 के 4 हासिल आया 1, और 1 9 में 1 जोड़ेंगे 10। तो क्या आएगा आपका 1040। 1040 आपका आंसर होगा। अब आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 1040 किसी में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन आपके गलत दिए गए। ठीक, गलत छापे गए थे। तो इसको हम एक बना लेते हैं, मान लेते हैं ए को। ठीक, ए को सही कर लेते हैं। क्या आया है आपका आंसर, 1040 है ना, 1040। तो यही होगा क्या आपका ऑप्शन करेक्ट, सही। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, नहीं आप डायरेक्ट ही 30 सेकेंड में इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि एलसीएम, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं जल्द से जल्द। ध्यान से देखना, यहाँ पर इस डिब्बे में एल सी और एम। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं जल्दी से, जैसे हमने निकाला था 8 5 और 10 का। ठीक, तो क्या निकालना, अब ध्यान से देखना है कि 8 5 10 को बड़ी से बड़ी घात संख्या उठानी होती, तो क्या 5 की घात हमें मिल सकती है ना। 5 यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर भी है कि नहीं है ना, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर भी तो है। तो 5 की पावर कितना मिलेगा, 2 ना। क्यों, क्योंकि 5 एक बार यहाँ, 5 एक बार यहाँ, तो 2 उठा लेते हैं। चलो ये हो गया काम। 5 एक बार यहाँ और 5 एक बार यहाँ, ध्यान से देखना। तो 5 एक बार यहाँ, 5 एक बार यहाँ, तो इसका मतलब 1 उठाना ना, सबसे बड़ी पावर उठाना। तो इसका मतलब 5 की पावर 1 ही तो आएगी, तो 5 हमने उठाया। ठीक, अब ध्यान देखते हैं कि ये 8 है और ये यहाँ पर 2 है कि नहीं है ना, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है कि नहीं है ना। तो बड़ी से बड़ी पावर उठाओ, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये 2 की पावर 3 है कि नहीं है ना। तो इसको 2 की पावर हम 3 लिख लेंगे, ये 5 है बराबर 5 गुणे 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 5 40। ये होता है ट्रिक से लगाने के लिए एलसीएम निकालना। ठीक, ऐसे ही जल्द से जल्द एलसीएम हम निकाल भी सकते हैं।
ठीक, बड़े से बड़ी भी संख्याओं का। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ये जो कि तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, किसी धनराशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज 3,721 है तो धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है कि किसी धनराशि का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 3 वर्ष में का वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में ब्याज 3,721 पर आता है। 3,721 ब्याज पड़ रहा है तो मूलधन कितना था, हमें ही तो बताना ना कि धनराशि ज्ञात करो ना, धनराशि कितना था, ये आपके ऑप्शन। ठीक, कुछ नहीं, ध्यान से लगाते हैं क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। 25%, तो 25% को जब हम भिन्न में बनाते हैं तो क्या आएगा, 100 आएगा। काटेंगे तो क्या आएगा, 25 से कम 25, 25 25 चौका 100, ये है ना 1/4। अब ध्यान से देखते हैं इसको क्या है। हाँ, क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन ना, तो मूलधन ध्यान देखते हैं, पहले साल में 4 था। ठीक, उस एक साल में 4 से बढ़कर 5 हुआ। ठीक, फिर थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक, 4 से बढ़कर 5 हुआ, फिर दूसरे 4 साल में फिर 4 से बढ़कर 5 हुआ, फिर तीसरे साल में फिर 4 से बढ़कर 5 हुआ, और दोनों का टोटल निकालते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 50 25 25 पंचे 125, ओह सॉरी 125 आएगा ना। ठीक, ये आया। ठीक, ये हुआ, ये तीनों साल का टोटल निकल के ये आया और तीनों साल का ये आया। 3 साल में 4 से 5 हुआ, फिर दूसरे साल में 4 से 5 हुआ, फिर तीसरे साल में 4 से 5 हुआ, क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष में। ठीक, 3 वर्ष में ये आया और ये आया। अब ब्याज, अब ध्यान से देखो इसका ब्याज कितना बढ़ा है, इसका ब्याज कितना बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। बढ़ रहा है ना, तो हमें घटने वाला तो कोई बात ही नहीं। तो 64 से कितना बढ़ रहा है तो निकाल लेते हैं, यहाँ से हम अंतर कर लेते हैं। इसका ध्यान देखना कैसे, 125 से क्या निकालना, 64 घटाना, तो 5 से 4 जाएगा 1 और इधर से आएगा 6, 12 से 6 जाएगा ना 6, तो 61, 61, तो 61 आपका है ज़्यादा। इसका मतलब इसका इतना पड़ा 61 ब्याज। ठीक, हमने 64 रुपये था हमारे पास एक साल में, तो जब एक साल में टोटल एक साल में जब तीसरे साल दिया गया तो 61 रुपये की ब्याज हुई। तो ये हमने निकाला है, ये हमारे तरफ से आया, लेकिन आपको क्या दी गई है, ब्याज 3,721। तो 3,721 इसको बराबर कर देते हैं, 61 बराबर 3,721, बस। अब एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं कि तो क्या आएगा, क्या आएगा 3,721 बटे 61, जो कि 3,721 ये किसका वर्ग है, 61 का। तो 61 गुणे 61 लिख सकते हैं ना, तो एक 61 से कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से ध्यान से देखना, ये कटेगा तो 61 आएगा और ये कटेगा, तो एक यूनिट का मान यहाँ से क्या मान निकल के आ रहा है, 61। ये एक यूनिट का मान है। अब वो पूछ रहा है धनराशि ज्ञात करो, तो धनराशि कहाँ से मिलेगा, शुरुआत जहाँ से होती है ना, तो शुरुआत कहाँ से हुई, 64 से ना, क्योंकि 64 से 125 हुआ है ना, तो धनराशि कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमने दिया है ना, जो जैसे हमने आपको 10 रुपये दिया, 10 से 15 हो तो इसका मतलब 10 से हुआ है ना, तो शुरुआत 64 से हुई, तो 64 से हम क्या निकालना है, धनराशि। तो 64 गुणे एक यूनिट का मान क्या है, 61, तो 64 यूनिट मान गुणा कर लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, 64 को 61 से 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक, अब 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, और 6 छंग 36, 36 में 2 जो 36 एक 37, 6 छंग 36 और 36 में 2 ना 37 एक 38 होगा, क्या आएगा 4 आएगा, और 6 4 10 की 0 हासिल आया 1 आएगा, और 8 एक 9 होगा, और ये कितना आएगा 3904, 3,904, 3,904 मूलधन आपका था। इसका मतलब धनराशि 3,904 रुपये था।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही? 3904 बी नंबर आपका ऑप्शन सही, करेक्ट, सही है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में कुछ है नहीं है। ठीक, ये आपका रफ कार था। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। किसी इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन आपके संख्याएं चेंज कर सकते हैं। ठीक, संख्याएं मतलब जैसे 10% है, 20% है, इसको कुछ भी और दे सकता है। 25% भी कह सकता है, 39% भी कह सकता है, 33 सही 1/3 भी परसेंट कह सकता है। कुछ है नहीं इसमें। ठीक, बस परसेंट चेंज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना है। बस लैंग्वेज आपका यही रहेगा, संख्याएं चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% और 20% की कमी की जाती है। ठीक, फिर 40% और 80% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कुल परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा ये हमें बताना। ध्यान से देखते हैं, कुछ है नहीं है। क्या था? किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की और 20% की कमी की जाती। तो ये बताएं कि जब तक आपको वस्तु का मूल्य नहीं पता होगा तो किस में कमी करोगे। तो कमी करने के लिए वस्तु का मूल्य होना चाहिए ना। तो मूल्य तो यहाँ पर हमें पता नहीं, तो हम मूल्य निकाल भी तो सकते हैं। क्यों? कोई भी वस्तु 100 में होती है ना, तो 100 में होती तो 100 में निकाल लेते। चलो, 100 था, 100 में है, हमने भी निकाला कि 100 है। ठीक, ये मूल्य 100 रुपये मान लिया। ठीक, 100 है, इसका मतलब 100% होगा। ठीक, 100 है, तो अब ध्यान देखना, 100 क्योंकि परसेंट में होते हैं ना, 100% में होते हैं, तो हमने माना 100। तो कि कोई किसी वस्तु 100 था और 100 में 10% और 20% की कमी की जा रही। इसका मतलब जब 10% की कमी की गई तो कितने रुपए में बेचा, कितने मूल्य हमारा होगा इसमें, कितने रुपए मूल्य हो जाएगा हमारा, कितना? 90। 90/100 गुणे, क्योंकि परसेंट है 90%, 90% को किसमें, भिन्न में चेंज कर दिया गया, 100 से भाग परसेंट हटा दिया जा रहा है। ठीक, ध्यान देखना। फिर 20%, अब 20% की कमी, तो इसका मतलब 80 में भी दिया गया होगा, 80 रुपये की बचा। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जो हैं ये कमी की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर 40% और 80% की वृद्धि की जा रही। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ गया। तो हमने 100 माना था, तो 100 से बढ़ गया कितना? 40। तो 40%, इसका मतलब 140/100 गुणे 40 और 80 भी बढ़ रही, तो इसका मतलब 180 बढ़ जाएगा। 180/100। बस इसी को आप हल कर दें, आपका क्या मूल्य में कुल परिवर्तन कितना होगा, कुल परिवर्तन कितना हुआ, कितने रुपयों का परिवर्तन होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करना है? काटना है। तो ध्यान से देखते हैं, इसको काट लेते हैं। इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म, इस जीरो की ये जीरो, ये जीरो की ये जीरो, इस 100 से इस 100 का काम खत्म। ठीक, और इस जीरो का काम इस जीरो से काम खत्म। ठीक, अब इसको काटो, 2×5 = 10 और 2×9 = 18, 2×5 = 10 और 2×7 = 14। ठीक, ध्यान से देखना है। तो ये क्या है? 80 है ना, 80 है। ये कितने कह रहा था यहाँ से? 20% की छूट। और ये 10 वाला 90 आया, और 20% की छूट का आएगा तो ये आया। ठीक, और ये आया। अब ध्यान देखना, 2×7 = 14। अब इसको भी तो काट सकते हैं ना। ये 8 है ना, इसको काटो, क्या आएगा? 2 1 कम 2, ये 0 0 खत्म। ये 2×5 = 10। ध्यान देखना, काटने में गलतियाँ मत करना। ये जीरो से ये जीरो, ये से ये से ये 100। ठीक, खत्म। ये कट गया था पहले से। काटने में गलतियां मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, ये से ये कटा था। ठीक, और ये आया, इससे ये काटा, तो ये वाले जीरो से ये हमने काट दिया था। ठीक, ये कट चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बचा रहा? 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 बच रहा है, ऊपर और कुछ, नीचे 5 5 बच रहा है। ठीक, लिख लेते हैं, कुछ है नहीं। 9 गुणे ये वाला 9, फिर 8, फिर गुणे 7, फिर गुणे 9 बटे
पचांग 25। बस इसी को गुणा भाग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं है, ध्यान से देखना है। फिर से गुणा कराते हैं कि 9 × 8 = 72 और 9 × 7 = 63। ठीक, 9 × 8 = 72 या 9 × 9 = 81, 81 और 8 × 7 = 56। 8 × 7 = 56 होता है ना, देखिए 7 × 8 = 56 होता है, 56 से गुणा कर देते हैं। 6 कम 6 और 8 छंग 42 होता है। 8 छंग 42 गुणा कर लो। 8 का 16 30 24 और 32 8 45 8 छंग 48 42 नहीं होता। ठीक, 8 छंग 48 होता है ये है। अब 5 कम 5 और 5 8 40। ठीक, 6 आएगा, 8 5 13 3 हासिल आया 1, हासिल आएगा 1। ठीक, 4 1 5 और ध्यान देखना 4 1 5 और ये 4। ठीक, 8 5 13 3 हासिल आया 1, 4 में 1 5 जोड़ेंगे, फिर 1 4 है, तो क्या आएगा 45 36। यहाँ से क्या निकल के आया है आपका 45 और 36। ठीक, तो ये और बटे आपका 25 नीचे। ठीक, ध्यान से देखें 9 × 8 = 72 और 9 × 7 = 63। आप गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, तो ये आया। अब इसको आप ऑप्शन चेक करें कि आपके ऑप्शन में कैसा दिया गया है। ठीक, तो आपके ऑप्शन पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसको हमें पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो पॉइंट में लाने के लिए इसको यहाँ से हम भाग कर सकते हैं। ठीक, भाग कर लेते हैं, कितना है 4536। किससे भाग करना है 25 से। कितनी बार जाएगा, एक बार। 0 आएगा 2 आएगा। ठीक, अब ये उतार देंगे 203। अब 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 8 बार जाएगा। ठीक, 8 बार जाएगा ना, 25 अट्ठे 200 होता है, कट्टा को 3 बचेगा। अब ये वाला 6 उतारेंगे, क्या आ जाएगा 25 दूना 50, एक बार जाएगा ना, तो 25 ये आएगा। इधर देखिए 5 से 6 जाएगा 1, और सॉरी 6 से 5 जाएगा 1, और 3 से 2 जाएगा 1। अब आगे कोई संख्या है नहीं है ना, तो पॉइंट में भी पॉइंट में दिया गया तो हम पॉइंट में ले आते हैं। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 25 चौका 100। क्या आएगा यहाँ से 1 0, पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 25 चौका 100 कट जाएगा। तो क्या आया आपका आंसर 181.44। तो 181.44 आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो आपका उत्तर कहाँ पर लिख लेते हैं हम यहाँ से। ठीक, आपका उत्तर क्या निकल के आया है 181.44। यही होगा आपका ऑप्शन, और ये ऑप्शन गलत है। ठीक, हो सकता है छापने में जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको कॉपी किया था, वो उसने गलत छाप दिया है। बात समझ में आई ना, आंसर जो उसने गलत छापा है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे 181.44 वस्तु मूल्य की इतने की कमी की गई थी। ठीक, तो क्वेश्चन आपका लग चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें काटने पीटने में ध्यान से देख लेना, गलतियां मत करना। जब गलतियां हो जाएंगे तो आपको हो सकता है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो भर्ती आई है, आपको दोबारा भर्ती इस तरह का देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2 या 3 साल फिर इसको भूल जाएं आप। समझ में आ रही ना? क्योंकि इलेक्शन के वजह से इतनी भर्तियां आई हैं। इलेक्शन हो जाएगा तो 2 3 4 साल आप भर्तियां भूल जाओगे। इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ कर जाएं और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। ठीक, इसीलिए एकदम बेसिक से पढ़ें और समझने का प्रयास करें, एक एक शब्द का मतलब समझें। जैसे एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, बड़ी से बड़ी कह रहा था, तो इसका तो बड़ी से बड़ी जाना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। वहीं पर कह देता कि सिर्फ बड़ी, तो बड़ी 40 भी आ जाता। समझ में आ रही ना?
यहीं पर क्वेश्चन का मतलब होता है, बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि 40 लें कि 80 लें, कौन सी संख्या हम लें। ठीक। तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। आपको पेपर अच्छे से दे कर आएँ, और जिसका 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख जिसका है पेपर, वो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख कर जाएं। ठीक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।